दोस्तों, आज दो मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और दो मुद्दे जो हैं, एक प्रशांत किशोर के ऊपर है और एक कांग्रेस और भाजपा के बीच में एसआईआर के मुद्दे पर जो टकरार चल रही है। इसमें जिसका मुद्दा है वो गायब है, मतलब मुद्दा चुनाव आयोग का है और वो गायब है। और वहां से हमें ये प्रतीत हो रहा है ऐसा कि वहां से ही बिहार चुनाव की पॉलिटिकल नींव रखी जा रही है। और इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, उसमें जो प्रशांत किशोर प्रबुद्ध जनों से बातचीत करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चूंकि अभी हाल फिलहाल में बिहार के कैमूर जिले में उनका प्रबुद्ध जनों का वार्ता हुआ था और सौभाग्य से उसमें हमको जाने का मौका मिला। और एक पत्रकार के नजरिए से जो मैं वहां गया था, वहां इसी चीज को मैं देखने गया था कि प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल कैंपेन और किस तरीके से अपने बातों को कन्वे करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हम वंदे भारत की जो पत्रकारिता है वो इस तरीके से है कि हम जो आंखों से अपने देखते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता से जो समझते हैं, उन चीजों को आपके ऊपर लाया जाए। यही इस प्रोग्राम का मकसद भी है। नाम बढ़िया रखा गया था, प्रबुद्ध जनों के साथ वार्ता। लेकिन इस वार्ता में जब शुरुआत हुई, 7 बजे का समय था उनका, ये वार्ता जब शुरुआत हुई तो जो भावी और संभावित प्रत्याशी हैं उनको बोलने का मौका दिया गया मंच संचालक के द्वारा। भावी और संभावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात को लोगों के सामने रखा। इसी दरमियान मैं जो देख रहा था कि जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं वो सब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे थे। जब प्रशांत जी 7:20 के आसपास आए, हालांकि टाइम था 7 बजे का, 20 मिनट तो भारत का नेता लेट हो सकता है, तो 7 बजे के आसपास जब सभा स्थल पर आए तो वहां जहां वो बैठे थे स्टेज के पास, तो स्टेज के कुर्सियों के अगल बगल जितने भी प्रत्याशी थे संभावित, लगभग बैठ गए। और उन प्रत्याशियों के जो समर्थक थे वो उस स्टेज को घेर लिए और ये दिखाने के लिए कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। फिर स्टार्ट हुआ प्रबुद्ध जनों की सभा और एक व्यक्ति ने सबको माइक दिया। इसी क्रम में माइक हमने भी लिया और हमने बोला कि पता ना हम प्रबुद्ध जन हैं या भी नहीं है, इस बात का संशय था हमको। हमने उनसे 2 सवाल किया। एक सवाल मेरा यह था कि क्षेत्रीय मीडिया को आप इंटरव्यू नहीं देते हैं, कब देंगे? भाई, असली मुद्दा तो हम समझते हैं, भभुआ का मुद्दा हो या सासाराम का हो, इन मुद्दों को कौन समझ पाएगा? शुभांकर मिश्रा और बड़े बड़े न्यूज चैनल नहीं समझ पाएंगे, वो हम समझते हैं और वो हम आपसे पूछेंगे कि इसका निदान आप कैसे करेंगे। दूसरा, मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि अगर आप युवाओं की और बिहार बदलाव की बात करते हैं तो जब तक पीढ़ियां हमारी स्वस्थ नहीं होंगी तब तक हम किसी भी बदलाव को उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और हमने जो सूखा नशा है, अफीम हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, या एक अभी सुई दे ले रहा है सब सिरिंज वाला, वो हो गया, इन सब के बारे में मेरा सवाल था कि भाई इसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या है? क्योंकि विकास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक स्वस्थ समाज का विकास करना भी हमारे लिए एक चुनौती है। और आज के जमाने में बिहार में ये संभावना है और ये समस्या दिख रही है, जैसा कि आप दर्शक हमारे बात से इत्तेफाक रखेंगे और सही भी कहेंगे। एक व्यक्ति थे, उन्होंने ब्राह्मणवाद और सॉफ्ट ब्राह्मणवाद के ऊपर सवाल किया। एक व्यक्ति उनके कार्यों के ऊपर बात की। बड़ा तरीके से उन्होंने सबको अनुशासन विहीन कहा। प्रबुद्ध जनों को, जिनको बुलाए थे वो प्रबुद्ध जन कह के, उनको उन्होंने कहा कि यही है आपका अनुशासन। और जब बोला गया था कि प्रबुद्ध जनों के साथ आप वार्ता करिए और प्रबुद्ध जनों से आप सलाह लीजिए, तो आपको प्रबुद्ध जनों के कम से कम एक भी सवाल का आपको आंसर देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना सवाल का आंसर दिए और आप अपनी बात सुनाकर वहां से जाएं। जैसा कि हमने देखा कि वहां जितना भी अव्यवस्था फैला हुआ था, भावी और संभावित प्रत्याशियों के कार्यकर्ता और उनके समर्थक थे, और गाली या अनुशासन विहीनता का आरोप तमाम लोगों पर लगा। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर को इस प्रकार की भाषा से बचना चाहिए। हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता गलती करें,
और गाली प्रबुद्ध जनों को सुननी पड़े। दूसरा, हमें ये नहीं समझ में आया कि जब आप सलाह मांगे हैं तो आपने उन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया, आप अपनी बात सुनाकर क्यों गए। अब आते हैं हम कांग्रेस और भाजपा के मुद्दे पर। कल या परसों माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अब भद्र भाषा का प्रयोग किया गया। किसने किया, कौन किया, आप भी जानते हैं और इस बात को हम भी जानते हैं। सवाल ये है कि इस वाकये पर अगर राहुल गांधी त्वरित रूप से माफी मांग लेते देश से, कि हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ता हो या न हो, गलती हुई उससे हम माफी मांगते हैं, तो मेरा मानना था कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद और बढ़ जाता। दूसरा, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भाजपा सरकार को और एनडीए गठबंधन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि धरातल पर यह मुद्दा भी है। वोट चोरी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये असल में इन बातों को समझाना क्या चाहते हैं इन नेताओं के द्वारा। दूसरा, इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो खबर अभी अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि कांग्रेस कार्यालय भभुआ शहीद भवन में भी तोड़फोड़ हुई है। अब इस दोनों तीनों खबरों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आप एक चीज समझेंगे, और वो चीज ये है कि अब राहुल गांधी और इंडी अलायंस भाजपा के गिरफ्त में आ चुके हैं। अब आप पूछिए कैसे। भाजपा जिस पिच पर कांग्रेस और आरजेडी को खिलाना चाहती है, ये दोनों लोग खुद वहां पर आ गए और आकर खेलने को तैयार हो गए, और भाजपा पहली चाल चली और उसमें इन्होंने बढ़िया से इंडी अलायंस को फंसा लिया है। दूसरा, इंडी अलायंस का जो कमजोरी है स्टालिन के मुद्दे पर हमें दिख रही है कि जब स्टालिन ने बिहारियों को लेकर अपशब्द बोला था, तो स्टालिन को बिहार में बुलाना और उनको मंच देना कहीं ना कहीं इंडी अलायंस को कमजोर साबित करेगी। अब हमको ये नहीं पता, ये तो पता है कि वो लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को इतनी भी समझ है या नहीं है कि हमें किसको मंच देना चाहिए और किसको मंच नहीं देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जन भावना भी तो होती है। जन भावना के खिलाफ आप जाकर अगर काम करेंगे और आप सोचेंगे कि लोकतंत्र में हमको सफलता मिलेगी, तो मेरा मानना है कि आप यथार्थ और आदर्श और व्यवहार तीनों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप इस बात को भी समझिए कि देश नहीं, बिहार जब पलायन, रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर लड़ना चाहता है और चुनाव करना चाहता है, तब कांग्रेस इस मुद्दे पर बात न करते हुए, आरजेडी इस मुद्दे पर बात न करते हुए वोट चोरी का मामला ला रही है। और जो ही वोट चोरी का मामला आ रहा है तो भाजपा इसका काउंटर करने के लिए बूथ कैप्चरिंग को लेकर आ रही है। अब बिहार को समझना है कि इन दोनों चीजों के कौवा लड़नता में हमको फायदा है या नुकसान है। दूसरी बात, हमको यह संभावना दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा न हो कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में जनसुराज अप्रत्याशित जीत हासिल कर ले। क्योंकि जनसुराज का लहर और जनसुराज की कार्यशैली जितना नेताओं को हल्के में लग रही है, धरातल पर उतना हल्का है नहीं। मैंने आपसे बोला था पिछले वीडियो में कि जनसुराज चौक चौराहे, पान की दुकान और चाय की दुकानों पर चर्चा का विषय बन गई है। बस इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्याशी कैसे जनसुराज निकालती है, और उन प्रत्याशियों के ऊपर निर्भर करता है कि जनसुराज कितना टिकट और कितना वोट और कितना सीट निकाल पाएगी। यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए भी होगा ये कि नरेंद्र मोदी जी की तरह प्रशांत किशोर भी अपना चेहरा बनाना चाहते हैं और उसमें ये साबित करना चाहते हैं, जैसा कि प्रबुद्ध सभा में हमने समझा था और सोचा था कि हमारे नाम पर विधायक जीते, विधायक अपने नाम पर विधायक न बने। वो इसलिए कि जब विधायक हमारे नाम पर जीतेगा तो विधायक कमजोर विधायक रहेगा, और जो सही या गलत पॉलिसी लगाना चाहते हैं वो हम निश्चित रूप से और
आसानी तरीके से हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मजबूत विधायक बनकर ना आए। सोच जो हमने समझा वो आपको यथास्थिति हमने आपको अवगत कराया। बाकी जो बातें छूट गई हों या इसमें कुछ कमियां रह गई हों, आप मेरा आलोचना कमेंट बॉक्स में आकर बढ़िया से कर सकते हैं। एक बार प्रशंसा को तो देखकर मन प्रफुल्लित होता है, लेकिन आलोचनाओं को हम लोग सिरोधार्य करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।